हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारालीगल स्टडी। BPAG 174 जो कोर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट देखेंगे जो है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, आप एक चीज़ ज़रूर समझते होगे फ्रेंड्स कि इग्नू का जो मटेरियल है ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हमें लगती हैं। और कई बार जो स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जो ये मटेरियल है इसमें से कौन सी चीज़ें मीन्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरी होती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसको छांटना स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दूसरी तरफ ये भी है एक कि कई बार चीज़ें ना यहाँ रिपीटेशन में भी दिखेंगी आपको। मतलब जैसे एक ही यहाँ पे अगर कोई बात बोली है तो वो सेम चीज़ आपको किसी आगे चल के किसी अलग टॉपिक में भी दिखेगी। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको बता दूँ, जितने भी मेरे कोर्स हैं, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो जितने भी उसमें कोर्सेज़ हैं उसके मैक्सिमम सभी जो कोर्सेज़ के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और उन नोट्स को आप बाई कर सकते हो ओनली 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये जो कोर्स है हमारा BPAG 174 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो टोटल 14 यूनिट हैं इसमें, तो टोटल 140 में आपको पूरा PDF मिल जाएगा। अब देखो, इसमें मैं आपको एज ए डेमो के रूप में, क्योंकि हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको अपने नोट्स के थ्रू पढ़ाऊँगा कि ये जो यूनिट है ना, इस यूनिट को अगर आप मीन्स लेक्चर को सुनते हैं और नोट्स को अगर आप बाई करते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये बुक है ना, जो आपकी इग्नू का जो मटेरियल है, ये आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आप डिसाइड करें, एक बार पूरा लेक्चर सुने, उसके बाद आप खुद अपना निर्णय लेना कि जो मैंने बात ये बोली है वो बिल्कुल सही है या फिर मैंने ऐसे ही आपको कुछ गलत तरीके से चीज़ें बताई हैं। तो ये निर्णय आप लास्ट में लेना, अभी पहले आप एक बार इस पूरे लेक्चर को सुनो। तो देखो, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे इग्नू का जो मटेरियल होता है, जैसे हर एक जो यूनिट है, मान लो कोई 10 पेज की है, कोई 12 पेज की, कोई 15 पेज की, इस तरीके से यूनिट होती है। तो उसके जो मैं नोट्स बनाता हूँ वो बिल्कुल क्रीम फॉर्म में होते हैं और वो मैक्सिमम 3 से 4 पेज में ही आपके होते हैं बस। तो ये जो 3 से 4 पेज हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगी और आप इजीली अपने जो सारे क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देखो, इसमें फ्रेंड्स समझते हैं, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन के रूप में चलते हैं। देखो, ये जो टर्म है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टर्म सबसे पहले वैसे 1970s में एक लेडी हुई हैं जिनका नाम है बारबारा वॉर्ड, जिनको लेडी जैक्सन भी बुलाते हैं। इन्होंने क्या किया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना की थी 1970s में। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इन लेडी ने ये बोला कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है वो क्या है, इट्स मीन्स लार्जली अबाउट द पीपल, देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग। सिंपल सी हम बात करें कि वो इन सब के बीच एक तालमेल बिठाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इन्वायरमेंट और सोसाइटी, इसके बीच अगर इम्बैलेंस हुआ ना, तो वो आगे चल के इकोनॉमी को भी थ्रेटन करेगा और जो सोशल स्टेबिलिटी समाज में आती है उसको भी वो चैलेंज करेगा। सिंपल सी बोलता हूँ दोबारा, मैंने कहा कि जो अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में नहीं गए हैं, अभी हम थोड़ा बैकग्राउंड में जा रहे हैं कि 1970s में अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है, ये बारबोरा वार्ड, जिनको लेडी जैक्सन भी बुलाते हैं, इन लेडी ने ये टर्म यूज़ की थी और इन्होंने जो बोला था, उन्होंने ये कहा था कि इकोनॉमिक, सोशल वेलबींग और जो लोग हैं उनके बीच एक तालमेल होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। और यही जो डेफिनेशन है आगे चल के एक बेटर शेप लेगी, वो हम आगे देखेंगे, पर एक बैकग्राउंड आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ। दूसरा क्या है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो रिजेक्ट करता है ट्रेडिशनल व्यू को। पहले क्या माना जाता था, पहले जो ये गरीब जो नेशन थे वो ये कहते थे कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की जो बात करते हैं ये तो लग्जरी चीज़ है। मीन्स जो देश डेवलप्ड हो गए ना, वो इस चीज़ की बात करते हैं, हमारे लिए चीज़ ज़रूरी नहीं है। मीन्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जैसा हमारे लिए कुछ है ही नहीं, हमें तो सिर्फ अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराए। ये ट्रेडिशनल व्यू था। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई, जैसे फ्लड आए, एसिड रेन, सोइल इरोजन, इसके इसके अलावा ओजोन लेयर में
होल होना, ओशन जो पोल्यूशन हुआ, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शंस हुआ, ये जो चीज़ें आगे चल के प्रॉब्लम आई, उससे एक चीज़ तो समझ आ गई अब कि कोई भी नेशन, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, अब वो अलग नहीं है, आइसोलेट नहीं है वो। अगर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हो रही है तो वो हर एक नेशन को अफेक्ट करेगा, चाहे वो फिर अफ्रीकन कोई कंट्री हो चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ये समझा जाता था कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है ये तो बाद की बात है, बाद में देखा जाएगा। तो ये एक पूरा आपको पहले बैकग्राउंड मिल गया कि पहले क्या सोच थी। ठीक है। और दूसरा मैंने बताया आपको कि 1970s में ये टर्म सबसे पहले इन जो लेडी हैं, ये जिनको लेडीज एक्शन भी बुलाते हैं, उन्होंने ये टर्म्स यूज़ की थी। अब देखो इसमें एक और चीज़, जब आपने इतना सुना तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक चीज़ बोलता हूँ कि 3 प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है अगर आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट चाहिए। सबसे पहला तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होके बिना दिमाग पे प्रेशर लिए आप लेक्चर सुने। ठीक है। लेक्चर सुनने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद से नोट्स बना सकते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लेक्चर सुनने के बाद खुद से नोट्स नहीं बना सकते तो रिजनेबल प्राइस में मैंने आपको बताया आप ऐसे नोट्स ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो ये हुआ सेकंड प्रोसेस। थर्ड में क्या है कि लेक्चर सुना आपने और एक बार नोट्स जो हैं उसको पढ़ा, तो थर्ड टाइम बस आप क्या करें कि इनमें से अभी ये जो मैंने पूरा एक पेज यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर मैं इसकी बिल्कुल क्रीम बनाऊँ अभी, ठीक है, तो क्रीम क्या निकलेगी, क्रीम यहाँ पे दो चीज़ें निकलेंगी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसने ट्रेडिशनल व्यू को रिजेक्ट किया बस। और ट्रेडिशनल व्यू है वो क्या कहता था कि जो इन्वायरमेंट है वो तो लग्जरी की चीज़ है। तो सिर्फ इतना अगर आप ये सिर्फ एक लाइन अपने कहीं पे पेज पे लिख लेंगे तो आपको तुरंत एग्जाम में याद आ जाएगा और आप उसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे कि आप थोड़ा सा वैसे एक लाइन में लिख देंगे कि ये जो लेडी है इन्होंने 1970s में ये बोला था कि इकोनॉमी के बीच और सोशल वेलबींग पीपल इनके बीच एक बैलेंस होना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो वो ओवरऑल इकोनॉमी को भी अफेक्ट करेगा, वो इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करेगा, और वो लोगों की जो सोशल स्टेबिलिटी है उसको भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पूरे पेज की कहने का मतलब मेरा ये है कि आप 2 से 3 लाइन में आपके, और थर्ड स्टेज के का जो पार्ट है उसकी मैं बता रहा हूँ कि लेक्चर आपने सुना, फिर आपने नोट्स जो हैं उसको रिवाइज़ किया, और थर्ड टाइम बस आप अपने ऐसे 2 लाइन में इसके नोट्स बना लेंगे, तो इतना आपका काम हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं फ्रेंड्स कि मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो इसमें आपको समझना है कि 19 जो बिल्कुल रियल जो डेफिनेशन है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो 1987 में ब्रूटलैंड जो रिपोर्ट है उसका जो दूसरा नाम है वो रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और उसी का जो इन टाइटल उसका जो जब वो वहाँ पे वो जो मीटिंग हुई तो वहाँ पे जो ये डॉक्यूमेंट निकल के आया उसका फिर जो नाम दिया गया वो है आवर कॉमन फ्यूचर। तो चाहे वो ब्रूटलैंड रिपोर्ट से आप याद सकते हैं, और इसके अलावा आप कॉमन फ्यूचर से उसको याद रख सकते हैं, या फिर रिपोर्ट ऑन द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कब की बात है, तो 1987 में इस रिपोर्ट में सबसे पहले ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी डेफिनेशन सामने निकल के आई। उसका क्या मतलब था, उसमें था कि मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि प्रेजेंट जो आपकी जो जनरेशन है उसकी जो नीड्स है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो फुलफ़िल हों, और इसके साथ साथ विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस नीड, कि मतलब ऐसा नहीं हो कि फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए कुछ बचे ही ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आज की जो जनरेशन है उसकी भी जो ज़रूरतें पूरी हों और रिसोर्सेज बचे भी, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो उसका यूज़ कर सके। ये डेफिनेशन निकल के आई। इसका और सिंपल वे में हम देखें तो इसका मतलब यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। प्रेजेंट जनरेशन की भी और फ्यूचर जनरेशन की भी नीड को जो फुलफिल करे वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है 1992 में, उसमें उन्होंने कुछ और चीज़ों को, डायमेंशंस को ऐड किया। उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है, इज़ ए प्रोसेस ऑफ चेंज in which the exploitation of resources, the direction of investment, the orientation of technological development and institutional change, ये जो सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा इसको ध्यान से सुने अभी। क्या क्या उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि जो डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, ये जो सारी चीज़ें हैं
आर ऑल इन हारमनी एंड इन्हांस बोथ करंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने बताया कि आप जब रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या फिर आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करा रहे हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही चेंज ला रहे हैं, तो आपको इन सब के बीच एक बैलेंस, एक हारमनी जो है वो लेके चलनी होगी। तो उससे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बेहतर होगा। तो यह यहाँ पे मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमने अलग अलग थोड़ी सी उसको डेफिनेशंस को अच्छे से समझा है। ठीक है, और कॉमन फ्यूचर जो था ये, इसमें क्या डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बताई, और फिर आगे चल के वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है 1992 की, उसमें उन्होंने क्या बोला हमने ये भी देखा। अब आगे चलते हैं कि नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नेचर क्या है। अब यहाँ देखो, इसका मतलब सिंपल ये है कि adopting the principle of sustainable development would necessarily require a fundamental change in thinking। सबसे पहले तो हमें हमारी जो सोच है ना वो बदलनी होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर हमें उनको अचीव करना है ना, तो सबसे पहले हमें थिंकिंग अपनी चेंज करनी होगी। और उसमें 3 मेन जो कोर एलिमेंट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या क्या, इसमें थोड़ा समझे तो इकोनॉमिकल ग्रोथ, तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम जो रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं तो वो ऐसा यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो भी बचा रहे। दूसरा, अगर हम इकोनॉमिकल जो ग्रोथ अपनी कर रहे हैं तो उसमें हम क्लीन एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, उसको ग्रोथ को करते दौरान हमारा जो गोल है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ होना चाहिए। दूसरा, सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन का मतलब होता है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जहाँ हर एक इंसान का, हर एक लोगों का योगदान हो, उनके बेटर लाइवलीहुड के लिए, उनकी वेजेस के रूप में उनको बेहतर हेल्थ, एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड किया जाए। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है तो यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो लैंड पे हैं, चाहे वो एयर में हैं, चाहे वो वाटर एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, उन सब को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये सब 3 कोर एलिमेंट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, दैट इज़ इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। आगे चले तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीविंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी आपकी वो हो जो थोड़ा सा नेचर फ्रेंडली हो। इसके अलावा आपका जो लाइफस्टाइल है, आप जो जीवन जी रहे हैं, वो ऐसा हो जो नेचर के साथ हार्मनी लेके आए, और जो आपका लाइवलीहुड हो वो भी सस्टेनेबल हो। तो ये सब भी कुछ अदर इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही आएंगे। इसके अलावा अगर हम समझे कुछ असेंशियल पॉइंट्स कुछ और हैं जिनको हम अडोप्ट कर सकते हैं, वो क्या है कि अडोप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वुड रिक्वायर एक तो मैंने ये आपको पहले ही बताया कि चेंज ऑफ थिंकिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नीड टू अवॉइड ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हम करते हैं रिसोर्सेज का, उसको अवॉइड करें। ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हो रही है उसको प्रॉपर चेक करें हम। इसके अलावा जो एक बैलेंस, पॉपुलेशन जो लाइवली स्टॉक है उसमें एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। जो लैंड एलिनेशन हो रहा है, अभी देखो नो डाउट हम जंगलों को काटना भी पड़ता है, वहाँ से रोडें भी निकल रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑफकोर्स हमें ज़मीन तो और कहीं से आएगी नहीं, जो ज़मीन है उसी का यूज़ करना होगा। लेकिन नीड टू कंट्रोल, तो जो लैंड एलिनेशन जो आप करते हो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके आपको करना है। सेम नीड टू मेंटेन इकोसिस्टम्स एंड नीड टू सस्टेन बायोस्फीयर डाइवर्सिटी, ये सब चीज़ें आएंगी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। अब आगे चलते हैं कि स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मेनली आएगा सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल एंड इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन। अब इसमें थोड़ा देखते हैं क्या क्या है। सोशल डायमेंशन का क्या मतलब है। सोशल डायमेंशन का मतलब है कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और एक जस्ट सोसाइटी हम एस्टेब्लिश करें, वहाँ पे क्या हो, ज़ीरो हंगर हो, कभी कोई भूखा ना हो, अच्छी हेल्थ हो, अच्छा वेलबींग हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, जेंडर इक्वालिटी हो, क्वालिटी एजुकेशन हो। ये जितने भी पार्ट हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द सोशल डायमेंशन। इकोनॉमिकल जो डायमेंशन है उसमें क्या है कि आपकी जो पॉवर्टी है वो बिल्कुल भी ना हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलें, स्पेशली वुमेन को। इसके अलावा आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ हो,
जो नेचुरल रिसोर्सेज आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज करें, और आपका जो कंजम्पशन है, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें। तो ये जो पार्ट है जितने भी, ये है इकोनॉमिकल डायमेंशन। इन्वायरमेंटल जो डायमेंशन है उसमें है कि अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी का यूज़ करें, फ्रेंडली और जो बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका हम यूज़ करें, जो इमिशन होता है जो हार्मफुल गैसेस का, उसको रिड्यूस करने की ट्राई करें। इसके अलावा जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें, और इसके अलावा नेचुरल हैबिटेंट्स मीन्स जो एनिमल्स है, जीव जंतु, उन सब को भी हम प्रोटेक्ट करें। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल डायमेंशन। इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन में क्या आएगा कि जो आप इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कराएं वो होना चाहिए बेस्ड ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आइडियाज़ पे। इसके अलावा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मीन्स जो आपके वर्ल्ड में इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूएन हुआ, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, ठीक है, और भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, या कोई कुछ रीजनल ब्लॉक हैं जैसे ब्रिक्स हुआ, EU हुआ, इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पीस, जस्टिस और एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का मतलब है यहाँ पे कि सबकी सुनी जाए वहाँ पे, ठीक है, कोई दादागिरी वहाँ पे ना चले, एक सबको इक्वल जो है वो एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिले सभी कंट्री को। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये जो पार्ट हैं ये सारे आएंगे इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन में। तो वापस एक बार बताता हूँ, हम बात कर रहे हैं कि स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके तहत क्या है कि हम डील करते हैं सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन को। तो सोशल डायमेंशन में क्या है ये मैंने आपको बताया, इकोनॉमिकल डायमेंशन में इन्वायरमेंटल डायमेंशन एंड इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन। अब आते हैं अभी SDGs भी हम उनको बोलते हैं, जिसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था 2015 में, सभी मेंबर्स ने, UN के जो सभी मेंबर स्टेट हैं उन्होंने इस चीज़ को अडोप्ट किया, और उनका ये कहना था कि 2030 तक हम ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनकी संख्या कितनी है, 17 है, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं उनको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो 17 जो गोल हैं वो क्या क्या हैं, जैसे नो पॉवर्टी, ठीक है, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, ये सब आप देख लेंगे। तो इसमें 17 है ये। अब आपके मन में ये आएगा कि क्या सारे याद करने हैं, तो बिल्कुल भी याद नहीं करने, बस आप इसको इतना ध्यान रखें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं वो सब गोल अचीव करने की बात हुई थी कि 2030 तक हम इसे अचीव करने की कोशिश करेंगे, और 2015 में सभी मेंबर स्टेट ने इसको अडोप्ट किया था। और कुछ जो उसमें आप कर सकते हो कि अमंग द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सम गोल्स आर, तो उसमें कुछ कुछ जो गोल हैं जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, और ये सारी चीज़ें आप उसमें कुछ कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे चले कि नो डाउट जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक आया तो उस दौरान काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो हमारा टारगेट था उसमें डिले भी देखने को मिला। हालांकि 2030 तो अभी नहीं आया है, उसमें टाइम है, लेकिन फिर भी उस दौरान काफ़ी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम्स देखने को मिली, और अभी सभी जो देश हैं वो अपनी वापस से इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट, उसको करने में सब देश जुटे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमें, आप यहाँ पे बाद में आपको लिखना है कि स्टिल हमें प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, सिटीजन्स और गवर्नमेंट्स, इन सब के साथ मिलके हमें इन गोल्स को अचीव करने के लिए बेस्ट लेवल पे अपना जो है वो ट्राई करना होगा, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। तो वापिस से एक बार मैं आपको बताऊं तो जस्ट मैंने आपको एक बार इंट्रो बताया, तो इसमें आपको मैंने ये भी बताया कि ऐसे आप 2 से 3 लाइन बस इस पूरे की यहाँ पे आप निकाल सकते हैं अपने खुद की नोट्स में, ठीक है। दूसरा, जैसे ये जो मीनिंग है तो उसमें भी आप बिल्कुल 2-2 पॉइंट आपके निकलेंगे, ठीक है। एक तो ये और कॉमन फ्यूचर निकलेगा, उसके आगे बस एक छोटी सी डेफिनेशन, फिर आप वर्ल्ड जो डेवलपमेंट रिपोर्ट 1992 उसमें आप बस 2-3 पॉइंट लिखेंगे कि उसमें डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओरिएंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इन सब की बात की गई है। और ये हो गया। फिर नेचर जो हम चलें तो उसमें 3 जो कोर एलिमेंट की मैंने बात की, इसके अलावा एक हार्मनी जो है वो होनी चाहिए, ये हमने देखा। बस ये आपका यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट निकल जाएंगे। और स्कोप जो है तो उसमें सोशल, इकोनॉमिकल,
इंडस्ट्रियल और सॉरी इन्वायरमेंटल और इंस्टीट्यूशनल। तो यहाँ पे भी सेम एक एक दो दो पॉइंट आपके निकलेंगे, और SDGs जो है उसमें भी आपके 2-3 पॉइंट। ओवरऑल मैं बात करूँ तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और जो नोट्स लेते हैं उनको तो मैं स्पेशली अलग से मैसेज भी करता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल एक काम करें, आप लेक्चर को पहले ध्यान से सुने इत्मीनान से। उसके बाद मैंने आपको कहा दोनों प्रोसेस हैं, आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं और आप नोट्स अगर चाहें तो ले भी सकते हैं। तो इन नोट्स को आपने रिवाइज़ किया लेक्चर सुनने के बाद, और उसके बाद इन नोट्स को भी आप फर्दर बिल्कुल टू द पॉइंट निकाल लें। तो सोच के देखो, ये जो हमारी यूनिट पहले जैसे जो 10 पेज 15 पेज इस तरीके की जो यूनिट थी, वो हमारी लास्ट में आके कितना हो जाएगा, पहले इतने पेजेस में, और जब आप थोड़ी सी अगर खुद से मेहनत करेंगे तो मैंने आपको बताया कि एक पेज में। और वो जो एक पेज जो है वो एग्ज़ाम टाइम पे जब आप रिवाइज़ करेंगे तब आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी। ये जो पूरा मैंने अभी इतना कुछ बोला है ना, इसकी इम्पोर्टेंस तभी समझ आएगी जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, एग्ज़ाम में अब हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली हमने अटैम्प्ट भी किए हैं और आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और खूब सारी मेहनत करें हमेशा और बड़े सपने देखें।